सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का अहम सरबराही इजलास हुआ, जिसके लिए ग्लोबल लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं और इस साल ये मज़ीद अहमियत का हामिल रहा क्योंकि एक अटेंडेंस हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा रही। साइड लाइन्स पर जो मुलाकातें हुई इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दो अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग से हुई जिसमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इस मुलाकात में चीनी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया और साथ ही सीपैक के हवाले से कहा कि इस मंसूबे के दूसरे मरहले के आगाज़ पर पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले और प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम चीनी अहलकारों और मंसूबे और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाने का वादा किया इस मौके पर और ये भी कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान वन चाइना के असूल पर मजबूती से कायम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दूसरी अहम मुलाकात आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई। रूसी सदर पाकिस्तान में आने वाले सैलाब पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के हवाले से भी बात की। इस मुलाकात में भारत का जिक्र भी आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं ये तस्लीम करता हूँ और वाज़े करना चाहता हूँ कि हमें आपके भारत के साथ ताल्लुकात का मुकम्मल एहतराम है, लेकिन हम भी आपके साथ मजबूत और देर पा ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में आगाज़ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म की ये जो दोनों ममालिक के सदूर से मुलाकात हुई उसमें होने वाली बातचीत, इसकी क्या अहमियत है, ओवरऑल की इस साल क्या अहमियत है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन करें सरदार मसूद खान साहब, साबिक सफ़ीर बराए अमरीका। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार मसूद साहब आपके वक्त के लिए। हम ओवरऑल तो बात करेंगे SCO समिट के हवाले से क्योंकि इस बार ये खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। इसमें जो सरबराहान मुमलिकत है उनकी अटेंडेंस ज़्यादा रही। जो आज की अहम तरीन मुलाकात है मसूद साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान, इसकी आपकी नज़र में क्या अहमियत है इटसेल्फ इस मुलाकात का होना? देखिए, सन 1980 की दिहाई में पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात उस वक्त सोवियत यूनियन कहलाती थी, बहुत कशीदा हो गए थे क्योंकि सोवियत यूनियन की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी की वजह से जो उनका इन्वोजन हुआ था और पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया था, हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। बरस की मेहनत के बाद अब हम रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार करने में कामयाब हुए हैं और माज़ी करीब में बारहा हमारी रूसी क़यादत से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जो है जो आज हुई है ये भी अपनी अहमियत की हामिल है। उसकी वजह ये है कि रूस के साथ हमारे बहुत से मुफादात वाबस्ता हैं, यानी हम भी रूस से तेल ख़रीद सकते हैं क्योंकि वहाँ एक प्राइस कैप मौजूद है। उसके नीचे फिर यह है कि हमारे वफूद के तबादले होते रहे हैं। रूस जो है उसकी अपनी एक तारीख़ है, उसने हमें स्टील मिल बनाने में हमारा हाथ बटाया था, लेकिन उससे बढ़कर ये है कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसके ताल्लुकात बड़ी बड़ी रियासतों के साथ होने चाहिए जो दुनिया की बड़ी रियासतें हैं जिसमें रूस शामिल है। तो हिंदुस्तान और रूस के स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान इसका ज़िक्र अलल ऐलान करता है, तो हमने भी एक किस्म का वहाँ एक राहदारी कायम की और रूस के साथ अपने ताल्लुकात कायम किए। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात की ख़राबी की एक वजह यह थी कि हिंदुस्तान का सोवियत यूनियन के ज़माने से और उसके बाद यानी जब रूस बन गया, नई रियासत बनी, तो उसके बाद भी हिंदुस्तानी लॉबी की वहाँ बहुत ही बात मानी जाती थी। तो ये हालात बदले हैं, ये पाकिस्तान के लिए मुआफ़िक हुए हैं और कई रास्ते मौजूद हैं। इसमें मिसाल के तौर पर अगर रूस चाहे तो वस्ती एशिया से बहुत से गैस और तेल के ज़ख़ायर पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं और भी बहुत सी राहें हमवार हो सकती हैं। वैसे भी रूस के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अमन व सलामती, इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए अहम है और हमें ये याद है कि जब
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में जंग हो रही थी, मार्का हक हो रहा था, तो रूस ने वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया था, बल्कि इनके वज़ीर ख़ारजा ने ये पेशकश की थी कि वो दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी और सालसी के लिए कोशिशें करने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आज मुलाकात हमारे वज़ीर आज़म और सदर पुतिन के दरमियान हुई है, ये बहुत अहम है। हिंदुस्तान क्या आसाराई कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी से तो मुलाकात हो गई, सदर पुतिन की हमारे वज़ीर आज़म से नहीं होगी, तो ये बात भी गलत साबित हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये अहम पेशरफ्त एक स्टेटमेंट मसूद साहब जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू का है, उसके माने आप क्या देखते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ और वाज़ेह करना चाहता हूँ कि भारत के साथ आपके ताल्लुकात का मुकम्मल हमें एहतराम है, लेकिन हम भी आपके साथ मजबूत और देरपा ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। उन्होंने मुबहम रखा इसमें ताल्लुकात तिजारती चाहते हैं या दिफाई तौर पर चाहते हैं, गिवन कि इस वक्त भारत के ऊपर भी एक भारी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है अमेरिका के हाथों रूस से ऑयल ख़रीदने की वजह से। तो वज़ीर आज़म का ये जो स्टेटमेंट है, इसमें भारत का तज़किरा करना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें इबाहम भी है और मैं समझता हूँ कि ये बात वाज़ेह भी है। सदर पुतिन हमेशा हमारे कायदीन से ये कहते थे कि भारत हमारे असला का बड़ा ख़रीदार है और अगर हम आपको असला बेचेंगे तो उसकी मकदार वो नहीं होगी। तो इस वजह से एक तो ये वजह है, और उसने भारत ने बड़ी मकदार में उनसे तेल ख़रीदा है, ख़ाम तेल ख़रीदा है और गैस ख़रीदी है और फिर तेल को रिफ़ाइन करके आलमी मंडियों में बड़े महंगे दामों बेचा है, जिसकी वजह से उसका और अमेरिका का झगड़ा भी चल रहा है और इनके तारीख़ी ताल्लुकात हैं। उसके बावजूद हमारे वज़ीर आज़म ने ये इशारा किया कि हम भी जो है अपने ताल्लुकात को यानी हिंदुस्तान से अगर बराबरी की सतह पे नहीं, मुतनासिब सतह पे ज़रूर लाना चाहते हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं बाज़ ऐसी मुलाकातों में शरीक रहा हूँ या यानी शाहिद हूँ कि सदर पुतिन की भी ये ख्वाहिश है और वो अच्छी खासी मजबूत ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ रूस के ताल्लुकात मजबूत हों, हर शोबे में हों, और उसमें जो हथियारों की ख़रीदारी को भी खारिज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। अब मसूद साहब, जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने SCO समिट में जो पोस्चरिंग की है, वो हमें अपनी कुर्बत बढ़ाते हुए नज़र आए रशियन प्रेसिडेंट के साथ। उनके साथ गाड़ी में भी उन्होंने सफ़र किया और एक तवील मुलाकात भी हुई। इसको अमेरिका को एक पैगाम के तौर पे देखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर रद्द अमल भी दिया और अपने टैरिफ्स का दिफा किया है। आपकी नज़र में इसको कैसे देखा गया होगा, जो एक्टिविटी SCO समिट में भारतीय वज़ीर आज़म की रही है? इसका उनको फ़ायदा होगा या फिर आप समझते हैं कि मज़ीद नुकसान हो सकता है? अगर आप मेरी ज़ाती राय सुने तो मैं ये कहूँगा कि जो भारतीय वज़ीर आज़म थे, उनका जो फुटेज सामने आई है जब, तो बाज़ों का तो बिल्कुल मस्खरे लगते हैं। मिसाल के तौर पर दोनों सदूर सदर शी जिनपिंग के और सदर पुतिन के हाथ पकड़े हुए थे और बिला वजह हंस रहे थे। तो सफारती आदाब को अगर मलहूज़ ख़ातर रखा जाए तो इसमें थोड़ा सा जो एक फ़ासला ज़रूरी होता है। वो मेरा ख्याल है कि जानबूझ के अमेरिका को और उसके बाद भारतीय अवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी आलमी सतह पर कितनी पजीराई है। वो सिर्फ अमेरिका के मरहून मिन्नत नहीं है या उनके ऊपर इनका इन्हिसार कुल्लियतन नहीं है। यानी जो अमेरिका को ये पैगाम दे रहे थे कि आप अगर समझते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो हमारे पास ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो ये उनकी ऑप्टिक्स भी थी और यही उनकी सब्सटेंस भी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि रूस के साथ तो उनके ताल्लुकात बहुत ही मजबूत रहेंगे। चीन के साथ जो एक किस्म का वो रोमांस करने चले हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकेगा, क्योंकि भारत ख़ुद, अमेरिका को आप अलग भी छोड़ दें, क्योंकि अमेरिका भारत को इस्तेमाल करना चाहता था ताकि वो चीन के मद्दे मुकाबिल खड़ा हो और उसका काउंटरवेट हो। लेकिन अगर आप अमेरिका को अलग भी कर दें तो भारत चीन को अपना दुश्मन समझता है। ये 1962 की वॉर की वजह से गलवान में जो इनका तसादम हुआ था, फिर जो है मसलहत के तहत वो इन ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो इनिशिएटिव जो है वो रूस की तरफ से आ रहा है कि रूस, हिंदुस्तान और चीन मिलकर एक नया ब्लॉक बनाए एक नए आलमी निज़ाम के लिए। तो उस सिलसिले में जो क़यादत है वो चीन के हाथ में है। चीन ने बड़े ही बोल्ड अंदाज में इस मरतबा दुनिया को ये पैगाम भेजा है कि वो दुनिया के निज़ाम में एक किरदार अदा कर रहा है जो तामीरी है। न सिर्फ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आज उन्होंने जो है
यानी इसी समिट के दौरान ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का आगाज़ किया है, यानी ये एक तजवीज़ दी है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नेंस है वो मल्टीलैटरलिस्ट होनी चाहिए, कि ये उसमें यूनिलैटरलिज्म होना चाहिए। यूनिलैटरलिज्म से मुराद उनका इशारा अमेरिका की तरफ था कि एक तरफा फैसले नहीं होने चाहिए या किसी का कोई फ़ैसला साजी बैनुल-अक़वामी फ़ैसला साजी पे इजारा नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा कि बुलिंग प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। उनका इशारा टैरिफ्स की तरफ था कि जो इस किस्म के प्यूनिटिव टैरिफ्स जो महसूलात तजारती महसूलात लगाए जा रहे हैं, इसकी तरफ इशारा था। फिर यह है कि उन्होंने ख़तीर रकूम मुख्तस की एक बैंकिंग कंसोर्टियम के लिए तकरीबन 10 बिलियन युआन, जो कि तकरीबन 1.4 बिलियन US डॉलर्स बनते हैं, और जो वहाँ शुरका आए हुए थे अरकान, यानी SCO के अरकान ममालिक, उनको भी उन्होंने कोई 2 बिलियन युआन के ग्रांट्स दी हैं, ग्रांट्स जो कि वापस नहीं की जाती, और उनकी मालियत कोई 238 मिलियन डॉलर्स के करीब है। तो यानी ये वो मैं ये महसूस करता हूँ कि ऐसे कि चीन ऐलान कर रहा था कि मैं स्टेज पे आ गया हूँ और जो मुतबादल निज़ाम बनेगा उसका वो हिस्सेदार होगा और उसका वो कायद होगा। और अगर मैं इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ तो जिस परेड का वो इत्तेफाक कर रहे हैं उसमें, जिसमें उन्होंने आज से 7 दहाइयाँ पहले जापान को शिकस्त दी थी, उसी के साथ उन्होंने शामिल किया कि जो एक्सेस की फोर्सेस थी, यानी मतलब जो फैशिस्ट कुव्वतें थी, उनको भी चीन ने शिकस्त दी। जिसका मतलब वो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त आलमी निज़ाम है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, उसको कायम करने में और उसको आगे सहारा देने में भी चीन का एक मरकज़ी किरदार था। लिहाजा आज भी उसका मुहाफ़िज़ है, यानी एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें यूनिलैटरल ना हो। अब मसूद साहब, जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक बात हुई, चीनी सदर और पाकिस्तानी वफ्द की जो मुलाकात हुई है उसमें हमने देखा है, एक तो एक दूसरे को सराहा गया दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को, लेकिन CPEC प्रोजेक्ट के रास्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल एक रुकावट रही है पाकिस्तान में, और मुख्तलिफ मौक़े पे ये चीन इजहार करता रहा इस बात का। अब सदर शी की तरफ से बाकायदा तौर पर यह बात कही गई है कि उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले और इन प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम करेगा। आपकी नज़र में कितना अहम मैसेज है ये चीनी सदर का इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के एतबार से? इसके ऊपर काम करना अब कितना नागुज़ीर हो चुका है? ये उन्होंने शर्त आयद नहीं की है, और पाकिस्तान पहले ही जो है चीनी असासे जो हैं यहाँ, या चीनी लोग जो काम करते हैं उनकी हिफाजत कर रहा है। हमने आर्मी के 2 डिविजन्स जो है उनकी हिफाजत पे मामूर किए हुए हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सदर शी जिनपिंग ने तो पहली मरतबा कहा है, लेकिन जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कुछ अर्सा पहले जो है चीन के, मेरा गुज़श्ता महीने जब वो चीन के दौरे पे थे, तो उस वक्त भी जो है उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वांगी ने इस बात का जिक्र किया था, और उन्होंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, यानी पर्सनल हैं, दूसरा ये है कि जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं और जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पाकिस्तान हिफाजत करेगा। अच्छा, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ का इजाफा करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने 2 मरतबा कोशिश की SCO के कॉन्टेक्स्ट में, जब वज़राए दिफा की एक मुलाकात हुई थी, मिनिस्ट्रियल मुलाकात हुई थी, दोबारा इस इलामिये में उन्होंने कोशिश की, नाकाम कोशिश की कि किसी तरीके से पहलगाम के सिलसिले में कोई बयान जारी हो सके, तो चीन ने उसे मुस्तरद कर दिया है। और चीन को ये मालूम है कि चीनियों के ऊपर जो लोग, जो प्रॉक्सीज हमलावर होती हैं, उनको हिंदुस्तान की पुश्तपनाही हासिल है। वो यानी एक तो खैर जाफ़र एक्सप्रेस है, लेकिन जो चीनियों के ख़िलाफ़ जो हमले हुए हैं, जो कराची में हुए हैं या गिलगित बल्तिस्तान में हुए हैं, दूसरी जगहों पे हुए हैं, ग्वादर में हुए हैं, उनके पीछे हिंदुस्तान की जो स्पाई एजेंसीज़ हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इवन अफवाज हिंदुस्तान का भी हाथ है। तो इस वजह से उन्होंने ये अपील की है, और हमारी तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि हम चीन के तमाम असासों और चीन के तमाम अफराद की करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आप राय सुनी सरदार मसूद साहब की। हर एतबार से इस बार शंघाई ताउन तंजीम का ये जो इजलास था ये बहुत अहमियत का हामिल रहा, जिसके ऊपर हमने तफसीली तौर पर बात की है। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। एक स्टेटमेंट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आया कालाबाग डैम के हवाले से, उनकी अपनी जमात में से उसकी मुखालफत सामने आ गई। एक स्टेटमेंट वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब का आया, उन्होंने बल्दियाती निज़ाम को फ़ाल करने की बात की, उनकी अपनी जमात में से भी हुकूमत के अंदर से उनकी मुखालफत में आवाज़ उठ गई है। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान मुसलसल सैलाब जैसी कुदरती आफत की गिरफ्त में है। पिछले चंद दिनों में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात हुए और अब NDMA ने यह भी बताया हुआ है कि आइंदा साल इन बारिशों और सैलाब में 20% तक इजाफा हो सकता है। ये एक इंतहाई परेशान कुन पेश गोई है जो हमारे सामने मौजूद है, मगर पाकिस्तान की हुकूमती और अपोजिशन जमातें बजाय इस बड़े मसले का हल निकालने के हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं और कहीं पर जमातों के अंदर भी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ महाज खोल रहे हैं, जिसकी एक झलक हमें आज देखने को मिली है। पहले हम बात करते हैं अगर हुकूमत के हवाले से, तो वज़ीर दिफा आप जानते होंगे ख्वाजा आसिफ साहब हर कुछ अरसे के बाद कोई ऐसे देते हैं जो मौजूद बहस बन जाता है, जैसा कि उन्होंने इस निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम की फ़खरिया पेशकश करार दिया। काफ़ी दिन इस पर बहस हुई। फिर हालिया सैलाब में उन्होंने अपने शहर सियालकोट की तबाही का जिम्मेदार डेवलपमेंट कंपनी को करार दिया और ख़ुद को उनके सामने बेबस करार दिया। कल उन्होंने एक और बयान दिया है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से और कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने के बजाय हम इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा के इन तमाम बयानात पर आज उन्हीं की हुकूमत के सीनियर वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ये हुकूमती वज़रा आमने सामने आए। दूसरी तरफ कालाबाग डैम के हवाले से भी बहस छिड़ी है। ये मसला नाजरीन कई साल से इल्तवा का शिकार है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की जमातें इसकी मुखालफत करती रही हैं और इस हवाले से करारदादें भी मंजूर हो चुकी हैं। मगर अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस मनसूबे की मुकम्मल हिमायत कर दी और इसे वक्त की ज़रूरत करार दिया। लेकिन आज उन्हीं की जमात के अहम रहनुमा असद कैसर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दे दिया। लेकिन आज मुनफरिद और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि PTI के रहनुमा आपस में तो इख्तलाफ कर रहे हैं, मगर पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला गंडापुर के बयान को भरपूर वेलकम किया है और उसकी तायद की है। अब एक तरफ एक बहुत बड़ा मौसमियाती चैलेंज है और दूसरी तरफ सियासी क़यादत की बातें ही हैं, ज़्यादातर बयानात की हद तक ही हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कालाबाग डैम के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आखिर क्या सोच रही है। वज़ीर आला की जो सोच है वही अब आगे लेकर चलेंगे या PTI की सोच। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल असलम साहब, मुशीर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। ये क्या माजरा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कालाबाग डैम की हिमायत कर रहे हैं, एक अचानक से उनका स्टेटमेंट आता है, लेकिन PTI उनसे इज़हार ताल्लुकी करती है उनका ज़ाती बयान करार देकर इसको, लेकिन पंजाब की हुकूमत अलबत्ता भरपूर वेलकम कर रही है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को। देखें जी, अब सबसे पहले तो वज़ीर आला साहब ने जो कल मुलाकात की है उसमें जो इम्पोर्टेंस की बात की है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की है और जो हम इस वक्त मुल्क में जो रिपीटेडली साइकिल जो है हमारा अब 16 और 14 महीने का हो गया है सैलाबों से बचने के लिए, उसके पस मंज़र में बात की है। और उन्होंने एक पूरा बैकग्राउंड में बात की कि वज़ीर आज़म ने जो है सारे वज़ीर आला को बुलाया और उस पर उन्होंने इंडिया की जो थ्रेट थी कि गर्मियों में वो पानी छोड़ देंगे और सर्दियों में पानी रोक लेंगे, उसके सिलसिले में इस मुल्क में जो स्टोरेज बनाना नागुज़ीर हो गई है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा कि जब हम डैम्स की बात करते हैं तो इस पे कालाबाग डैम की भी बात क्यों नहीं करते। वो उन्होंने कल सहाफ़ियों को उस मीटिंग का अहवाल बताया। कहीं ये नहीं कहा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें जो है उसको जो है या PTI जो है उसके हक में है। उन्होंने कहा कि अगर बनना चाहिए तो बने, उसमें अगर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात है तो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको दीगर लोग इसके ऊपर सियासत करते हैं। उन्होंने कहा मैं पूरे मुल्क के हक में बात कर रहा हूँ, ये बात कह के। हाँ, तो उन्होंने यही कहा ना कि इसको जो है आगे इस बात को चलाया जाए और उसके बाद फिर उस पर देख लिया जाए। इसको चैप्टर को जो है उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल बंद कर, जब हम डैम्स की बात करें तो सारे डैम्स की बात करें। दूसरी एक बात देखें, ये डैम कोई सूबाई सब्जेक्ट तो है नहीं, वफाकी सब्जेक्ट है।
वफाक उसको लेके चलेगा, वफाक उसको कंटेस्ट करेगा। इससे एक चीज जाहिर हो गई कि वो ये चाहते हैं कि ये जो डैम्स में या कैनाल्स में या कोई हर अपने अपने इशू की वजह से उस मुल्क में जो है हम चीजें बना नहीं पा रहे, इसका मैसेज ये है कि हमें अपने मुल्क में जो है अब ये सारी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, वाटर चार्जिंग करनी पड़ेगी, डैम्स बनाने पड़ेंगे, बनाना तो शुरू करें, काम तो शुरू करें। इसमें मकसद यही था बात करने का। अब उसमें ऑब्वियसली आपने भी असद कैसर साहब की भी बात की, असद कैसर साहब का रिस्पॉन्ड कर दें। असद कैसर साहब की बात की, उनकी भी बात बिल्कुल ठीक है, और वो भी जो कह रहे हैं बात कि पार्टी पॉलिसी, अब पार्टी का जो है सीनियर लीडरशिप उस पर बयान देगी कि वो किस हक में है। और देखें, नहीं मेरा यहाँ पर ये मुजम्मिल साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, अब खैबर पख्तूनख्वा में या फिर सिंध की पीपल्स पार्टी हो या दीगर नेशनलिस्ट पार्टीज़, ये एक सेंसिटिव सा इशू बन गया है बहस करने के एतबार से भी। तो अगर दीगर खैबर पख्तूनख्वा की पार्टीज़ के साथ नहीं की गई तो PTI से अपनी जमात से तो मुशावरत करनी चाहिए थी एक सेंसिटिव इशू पे, जिस पे ओवरऑल आपकी जमात कभी बात नहीं करती है। नहीं देखिए, ये तो अभी जनरलाइज बात हो रही है ना कि मुल्क में डैम बनने चाहिए, इख्तलाफ है इसमें, आपको इख्तलाफ है, बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन ये वाहिद हल नहीं है मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, लेकिन डिबेटेबल है। मेरी बात सुने, वाहिद हल नहीं है, लेकिन ये नागुज़ीर तो है ना। बगैर आपके घर में या मेरे घर में पानी की टंकी के बगैर हमारे घर में पानी आ सकता है? पानी की टंकी चाहिए ना घर में हम सबको। तो वाहिद हल नहीं है, लेकिन ये नागुज़ीर भी है। इस चीज को हम क्यों डिनाई करते हैं? अभी 3 महीने की बात है, सर्दियों में हम कहेंगे कि इधर से एक सूबा कहेगा मुझे पानी मिल रहा, दूसरा सूबा कहेगा मुझे पानी नहीं मिल रहा, इधर से जो है इरसा कहेगा कि डेड लेवल पे पानी चला गया है, मुल्क में जो है इस वक्त पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये बातें फिर कैसे ये मसाइल सारे सामने रखते हुए दीगर पार्टीज की तरफ से जो उनका मौक़िफ़ था वो फिर भी उसके बावजूद वो उसके ऊपर आज तक कायम है। पीपल्स पार्टी ने आज भी वज़ीर आला गंडापुर के जो स्टेटमेंट है उसकी मुखालफत की है। अब जो NFC के हवाले से इजलास है मुजम्मिल साहब, वो सैलाब की वजह से डिले तो हुआ है, लेकिन वफाक का भी एक ये मौक़िफ़ है कि जो सूबे हैं उनका शेयर कम किया जाना चाहिए, जैसे कि अभी आपने भी फरमाया कि डैम्स बनाना वफाक की जिम्मेदारी होती है। अब आप ये भी कहते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है, वज़ीर आला साहब भी यही समझते हैं। तो इस बात की भी आप हिमायत करेंगे कि सूबों का शेयर थोड़ा कम होना चाहिए ताकि इन मौसमियाती चैलेंजेस से वफाक निपट सके, फंड्स हो उनके पास? देखें, पहली बात तो ये है ना कि डैम बनाना मकसद है ना, डैम बना ले। अब दूसरा मकसद ये है कि वफाक के पास पैसे नहीं है, तो पैसे कहीं से चाहिए, कोई मसला नहीं, एक काम कर लेते हैं, एक कंपनी बना लें डैम की, उसमें जो है सारे सूबों का शेयर डाल दें, वफाक भी डाल दे, डैम भी बन जाएगा, ना शेयर कटने की जरूरत होगी, सबकी शेयर होल्डिंग आ जाएगी। देयर आर सो मेनी वेज। और दूसरी बात, आपसे लास्ट टाइम भी बात हो रही थी कि देखें NFC जब आप देखते हैं ना, तो उसमें पहली बात ये है कि जो वफाक के पास हिस्सा है, टीवी पे हम सारे बैठ के ये बात करते हैं, जो मैं भी आज से चंद साल पहले कहता था कि जी 42.5% वफाक के लिए कम है, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, 42.5% वफाक के लिए अच्छी खासी रकम है, लेकिन वफाक के इखराजात अजीब किस्म के। मिसाल के तौर पे सोच में फर्क इसलिए तो नहीं आया, उस वक्त आप वफाक में थे जब आप कहते थे कि कम है फंड्स, और आज आप एक सूबे की हुकूमत में। तो सोच में इसलिए फर्क आया कि जरा करीब से जाके चीजें और पता लगी, और जो है पैदा होते ही मैं मुफक्किर नहीं बन सकता था, तो मुझे भी चीजें वक्त के साथ साथ जो है, और मैं कोई वो तो हूँ नहीं कि फरिश्ता के एक ही दफा जो बोलूँ उस पर कायम रहूं जिंदगी भर। तो मैं दलील भी दे रहा हूँ आपको, उसकी जरा दलील भी सुने एक मिनट के लिए। आज से 3 साल पहले 2022 में वफाक का जो सूद की अदायगी में 3,900 अरब था, और जो पिछला साल जो खत्म हुआ उसमें सूद की अदायगी का खर्चा था 9,800 अरब रुपए। और सूबों को इस जो पिछला साल था जब आपने 9,800 सूद में खर्च किए तो 6,400 दिए। सबसे बड़ा खर्चा तो आपका सूद का आ गया है। अब सूद में शरह सूद भी बढ़ी है, रुपए की कदर भी गिरी है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आपकी SOE 1,500 अरब का नुकसान करती है, 3,000 अरब आप कैपेसिटी पेमेंट में देते हैं। ये जो इखराजात, ये जो मिसमैनेजमेंट फैसले हमने किए हैं, आया ये सही किए कि नहीं? और फिर हम सीखते भी नहीं है। तो अभी ये जो NFC जब आएगा तो इसमें बड़ी बात होगी, डिबेट होगी, जब सूबों पे उनके इखराजात पे उस पे बात होगी, तो वफाक के भी
इखराजात और खर्चों पे बात होगी कि किस तरीके से उन्होंने नाकिस प्लानिंग की वजह से वो आज इस पोजीशन पे। एनएफसी के इजलास में अगर आप बता सकें कि आप लोग क्या एक तो मौक़िफ़ अपनाने जा रहे हैं, और सेकेंडली खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब, हमने लास्ट टाइम भी आपसे जानने की कोशिश की, कोई तखमीना आपके पास अब मौजूद है कि जो सैलाब आए हैं ये हालिया मानसून के सिर्फ कुछ चंद दिनों में पिछले, उसका एक नुकसानात का ओवरऑल तखमीना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास क्या है? देखिए, अब तक हम 8 अरब रुपए जारी कर चुके हैं सैलाब और सैलाब ज़दगान की कंपनसेशन और रिलीफ के लिए। एक जो इनिशियल एस्टीमेट 8 जिलों का आया था वो 20 अरब रुपए का आया था, और इसके अलावा जो है हमारी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट हो रहा है। जो स्कूल्स हैं हमारे, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस हैं, उसके तखमीने लग रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कंपनसेशन की पार्ट थी, जो आम लोगों का नुकसान हुआ था, उसको तो एक तो जानी नुकसान कोई पूरा नहीं कर सकता, और जो उनके माली नुकसान भी है उसको भी जो है ना एक तखमीने के हिसाब से दे सकते हैं। बाज़ लोग कह सकते हैं कि जी मेरा नुकसान ज़्यादा हुआ था, मुझे कम मिले पैसे, या मेरा घर ज़्यादा बेहतर बना हुआ था, 10 लाख से मेरा घर नहीं बनता, मेरे घर में 4 कमरे थे, आप ये 2 कमरे भी नहीं बनेंगे इससे। तो ये एक अलग बहस है, लेकिन कंपनसेशन का पार्ट पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि दरियाओं के रास्ते में आबादकारी के हवाले से बहुत से लोग बात कर रहे थे। एक ऐसी शख्सियत हैं जो वो साबिका हुकूमत का हिस्सा थे, उस वक्त से खबरदार कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। दरियाए रावी के किनारे जो आबादकारी है उस हवाले से आज बहुत बहस जारी है। हम देख रहे हैं कि साबिका हुकूमत PTI जिन्होंने इसमें भरपूर इसका आगाज़ किया वो भी इस पे बात कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत जिन्होंने अपना हिस्सा डाला वो भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात हैं, ख़ासकर माहौलियाती एक्सपर्ट्स, जो बहुत अरसे से इस हवाले से बात कर रहे थे, अदालत के सामने भी मौक़िफ़ अपना चुके थे, और एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी इसके खिलाफ, इसकी मनसूबा बंदी के खिलाफ मौजूद है। लेकिन हमने एक और आजकल सोशल मीडिया पर बहुत क्लिप वायरल है, वो साबिका हुकूमत के उस वक्त के माहौलियात के जो मुशीर थे, उन्होंने जब ये सारी रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से बातचीत और काम हो रहा था, उस वक्त से ही इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे थे। उनसे हम जानते हैं कि उस वक्त उनको क्या होता हुआ नज़र आ रहा था, और क्या वो जो उनके खदशात थे वही हुआ जो उस वक्त उनको ख़तरा था। मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक मुशीर बराए माहौलियात। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त के लिए। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उस वक्त भी इस मनसूबे के हवाले से जो फैसला था उसमें कहा गया था कि दीगर मनसूबाबंदी के साथ साथ माहौलियात के हवाले से इसकी मनसूबाबंदी दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं होगा। उसके लिए आपके उस वक्त क्या खदशात थे और आपने क्या इसमें नकाइस देखे इसकी मनसूबाबंदी में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो रूडा का प्रोजेक्ट था, ये राइट फ्रॉम स्टेप 1 इट वाज लाइक अ ट्रेजेडी व्हिच वाज वेटिंग टू हैपन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब प्रेजेंट किया गया हमारी गवर्नमेंट में, तो इसमें 3 चीज़ें कही गई इसके साथ, जो कि इसकी प्री रिक्विजिट समझ लें आप थे। एक ये था कि 2 बड़े बराज बनाए जाएंगे अप स्ट्रीम ऑफ रावी। अब बराज बनाना जो है वो कोई छोटा काम नहीं होता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड फंडिंग। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि हम 2 बराज बनाएंगे पीछे रावी के अपस्ट्रीम। उसके बाद ये जो हम तकरीबन 70 या 80 किलोमीटर की हमने इसकी दीवार बनानी है, रिटेनिंग वॉल जिसको कहते हैं, जो कि 300 फुट चौड़ी होगी, और ये जिस तरह मैंने कहा 70-80 फुट लंबी होगी, जिसके अंदर हम रावी के फ्लड को कंटेन करेंगे। और फिर एक बहुत बड़ी लेक बनाई जाएगी कि जब ये आता है सैलाब, तो उस सैलाबी पानी को उस लेक के अंदर स्टोर भी किया जाए और वहाँ पे भी रखा जाए, इसके ताकि इसके भाव को कम किया जा सके। ये सारा जो कॉन्सेप्ट था, ये रिवर की जो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है उसके ख़िलाफ़ था। और रिवर की इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये पुरानी जो गुज़रगाहें हैं दरियाओं की, ये गुज़रगाहें आज से नहीं, ये सदियों से चल रही हैं, और जिस तरह रावी की भी सदियों से ये गुज़रगाह है। और इसमें आप अगर टेम करने की कोशिश करेंगे रिवर को, और स्पेशली एक ऐसी कंडीशन में जब आपका जो दुश्मन है, आपका अज़ली दुश्मन है, उसके पास उस नलके की चाबी है जहाँ से वो पानी जब चाहे इसमें खोल सकता है, जितना चाहे मर्जी खोल सकता है, तो आप एक डिज़ास्टर अपने लिए पैदा कर रहे हैं। तो उस वक्त भी जब ये प्रेजेंट हुआ वहाँ पे, तो इसका एक ऑल्टरनेट प्लान भी मौजूद था, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बड़ा अच्छा बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम रिवर की अपनी जो
इसकी जो बेसलाइन इकोलॉजी है उसको ना छेड़ें, और उधर हम एक नेशनल पार्क बना दें उस तमाम एरिया को जो कि दरिया की गुजरगाह है, और उसके इर्द गिर्द जो बफर जोन बनती है और उसमें जो एरिया रह जाता है वहाँ पे अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ पे आप कर लें, लेकिन उसको भी एक लिमिटेड तरीके से और कंट्रोल तरीके से किया जाए। तो ये दो उस वक्त कॉन्सेप्ट थे। मैंने भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब को वो एशियन डेवलपमेंट बैंक वाला जो प्रपोजल था उसके मुतालिक बताया भी, उनको प्रेजेंट भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त एक तो सोच ये थी कि जी बड़ी जल्दी हमने इकोनॉमी को रिवाइव करना है, उसके लिए हाउसिंग और ये जो डेवलपमेंट है ये होनी ज़रूरी है, और फिर दूसरा ये जो जिस तरह मैंने आपको बताया ये 2-3 प्री रिक्विजिट इसके बताए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि जब तक ये नहीं होंगे कोई सोसाइटी नहीं बनेगी। और माहौलियात के एतबार से मलिक साहब जो देखा वो तबाही, जो जिस बयान का हम आपके हवाला दे रहे हैं उसमें भी बड़े पुरजोर अंदाज में आप ये बात कर रहे हैं दरियाओं की गुजरगाहों में तामीरात के खिलाफ। फिर माहौलियात के हवाले से क्या जवाब हुकूमत की तरफ से दिया गया था कि क्यों ज़रूरी है इस पर काम करें? इमरान खान साहब का एक ये स्टेटमेंट भी है जिसमें वो कह रहे थे कि दरियाए रावी तो अब एक नाला बनकर रह गया है। बिल्कुल, ये दरियाए रावी यही उनको गलत प्रेजेंटेशन उस वक्त दी गई कि जी इसमें पानी जो है वो बहुत कम है और अगर बहुत बड़ा सैलाब भी आ जाता है तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल करने के उन्होंने जो 3 मैकेनिज्म वहाँ पर प्रेजेंटेशन में बताया था, उन तीनों में से कोई मैकेनिज्म आज मौजूद नहीं है। ना वो बराज बने हैं, ना ही वो रिटेनिंग वॉल जो थी 70-80 किलोमीटर की वो कहीं नज़र आई, और ना ही वो लेक बनी है। और अगर हुआ है तो सिर्फ ये हुआ है कि उस ओके मिलने के बाद यहाँ पर वो हाउसिंग सोसाइटीज़ ने अपने प्लॉट बना के बेचारे लोगों को बेच दिए हैं, और अब वो उन घरों के अंदर 8-10 फुट पानी जहाँ पे आया हुआ है वो लेके बैठे हुए हैं। तो ये एक डिज़ास्टर था मेरा ख्याल में, और उस वक्त हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अंदर भी इसी चीज़ की निशानदेही की गई थी कि ये अगर आपने एक नया शहर बनाना है, नया लाहौर बनाना है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको आप रावी के पेड़ के अंदर आके उसको बनाएं, और बड़ी ज़मीनें पड़ी जहाँ पर ये नया लाहौर बन सकता है। तो एक गलत कॉन्सेप्ट था और उसका खुमियाजा आज लाहौर शहर ने भुगत लिया। जैसे आपने देखा कि वहाँ पे जो सोसाइटीज़ थी वो बगैर जो रूडा वाले कह रहे हैं कि जी हमने उनको इजाज़त नहीं दी थी उन्होंने बना दिया है, वो कह रहे थे जी सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि जी रूडा वालों ने बनाना था, उन्होंने नहीं बनाया। तो एक ब्लेम गेम इस वक्त चल रही है जो मीडिया पे भी नज़र आ रही है, लेकिन उसका नुकसान लाहौर शहर को हुआ है और पाकिस्तान को। मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी आती है, मौजूदा नून लीग की पंजाब हुकूमत पे? बिल्कुल आती है, क्योंकि इन्होंने भी उसको कंटिन्यू किया। इन्होंने भी वो जो एक सेन एडवाइस थी जो कि हाई कोर्ट के डिसीजन में भी थी, और जैसा मैं बता रहा हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका बिगेस्ट ओनर है, उन्होंने भी दी थी, उसको नज़रअंदाज किया और उन्होंने उसी राह के ऊपर वो आगे चलते रहे, और उन्होंने ये नहीं देखा कि, और इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए था कि अगर रूडा ने वो जो 3 प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं जो नहीं बनाई गई तो फिर ये डेवलपमेंट कैसे हो रही है, किसने इजाज़त दी और किसकी कोताही है कि इसको इन्फोर्स नहीं किया गया वहाँ पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी कि किस माहौलियात को समझने वाले ख़बरदार कर रहे थे, इन्हीं हालात से ख़बरदार कर रहे थे जो आज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हुकूमत खा वो साबिका हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, उन्होंने माहिरीन की नहीं सुनी, जिसके नताइज आज हमें देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं आइंदा दिनों में इस हवाले से गौर होगा कि दरियाओं की जो गुजरगाहें हैं उसके ऊपर तामीरात एक बहुत बुरा आइडिया है। दरिया सदियों बाद भी अपना रास्ता बना लेता है, जो आज हम होते हुए देख रहे हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।